एक देश की आरबीआई ने इस हीट स्ट्रोक वाले मौसम में एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है। जी हाँ, और वो भी तब जब उसने यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना 1 लाख किलो सोना वापस लिया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, ये पहली बार हो रहा है जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में सोना वापस मंगवा रहा है। इससे पहले 1991 में देश ने ऐसे ही सोना वापस मंगवाया था जब देश में मंदी की कंडीशन पैदा हो गई थी। तो क्या देश में कुछ हलचल होने वाली है या फिर कुछ ऐसा जो हम सबसे छुपाया जा रहा है? भारत का ब्रिटेन से सोना वापस लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और सिर्फ ब्रिटेन से ही नहीं बल्कि लगभग 3.5 लाख किलो सोना जो अलग अलग देशों में भारत का है, वो सब भारत लाया जाएगा। लेकिन एकदम से भारत सरकार और आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है और ऐसा कदम एकदम से क्यों लिया जा रहा है, ये सब वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। सोना ही सोना, हर रूप में सोना। भारत के खजाने में सोने का बड़ा इजाफा। 100 टन सोने की घर वापसी। जी हां, यह बड़ा कदम उठाया भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब उसने ब्रिटेन में रखे 100 टन से ज्यादा सोने की घर वापसी करवा दी। देखिए, हमें सोने की इंपॉर्टेंस बचपन से बता दी जाती है, लेकिन ये सोना सिर्फ घर की ही नहीं बल्कि देश की भी इंपॉर्टेंस बरकरार रखता है। तभी तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ही दुनिया भर में सोने की मांग सालाना आधार पर 3% तक बढ़ी है। ये गोल्ड डिमांड के लिहाज से 2016 के बाद सबसे पावरफुल क्वार्टर रहा है, और सीधे सिंपल शब्दों में यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत सभी देशों से अपने गोल्ड रिजर्व को वापस भारत लाना चाहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ भारत का डिसीजन है, तो नहीं, चीन भी इस रेस में दौड़ रहा है। वो भी लगातार अपने गोल्ड दूसरे देशों से वापस मंगवा रहा है। लेकिन ये देश इतना गोल्ड रिजर्व को लेकर कंसर्न और चिंता में क्यों रहते हैं? क्यों ये देश गोल्ड के रिजर्व के लिए होड़ में लगे रहते हैं कि ये देश 3 महीनों के अंदर अंदर 14 टन तक सोना खरीद रहे हैं? और यकीन नहीं होता तो ये देखिए, ये है तुर्की। इसके सेंट्रल बैंक ने 2024 के पहले तिमाही में इस साल सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है, और भारत और चीन ने 5-5 टन गोल्ड खरीदा है। गोल्ड रिजर्व के बारे में बात करें और जानें कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है और इसकी जरूरत क्या है, उससे पहले जान लेते हैं कि क्यों भारत गोल्ड रिजर्व मंगवा रहा है। 1991 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब हमने इतना सारा सोना यूके से मंगवाया है। पर आखिर सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई ने इतने समय तक यूके में अपना सोना क्यों रखा? दुनिया भर में और भी कई बैंक्स होंगे जिसमें भारत अपना सोना रख सकता था, पर लंदन ही क्यों? असल में लंदन की गोल्ड मार्केट सबसे लिक्विड मार्केट है जो सोना खरीदने और बेचने वालों की सबसे पहली पसंद है, और यहाँ पर गोल्ड स्टोरेज के लिए सबसे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़े बड़े वॉल्ट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, बैंक्स की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है। जिस बैंक में आरबीआई ने सोना रखा है वहां पर एक सिक्योरिटी सिस्टम है, बायोमेट्रिक स्कैनर, मोशन डिटेक्टर, 24/7 सर्विलांस, और ये सिक्योरिटी लिस्ट आगे बढ़ती ही जाती है। सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि आज तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में कभी भी किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। लंदन में LBMA यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन लंदन में सोने और चांदी के बाजार की देखरेख करती है, और ये ध्यान रखती है कि खरीदे जाने वाला और बेचे जाने वाला सोना खराब तो नहीं है, और ये ध्यान भी रखती है कि कोई भी खरीददार किसी भी तरह की चीटिंग ना करे। अब भारत ने यूके से अपना सोना मंगवा तो लिया, पर 100 टन सोने को वापस लाना इतना आसान काम नहीं था। इसे कई महीनों की प्लानिंग्स, आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की कई बातचीत के बाद एक कदम उठाया गया। आरबीआई को कई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ी, सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम करने पड़े। एक विशेष विमान भारत से लाया गया, और इस सोने पर सरकार ने विशेष कस्टम की छूट भी दी। इतने बड़े कदम उठाने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि पहला, जब भी आप किसी देश के बैंक में अपना सोना रखते हैं तब हमेशा ये रिस्क रहता है कि अगर हमारे उस देश के साथ रिलेशन बिगड़े तो वो देश हमारे गोल्ड को फ्रीज कर सकता है। जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध के समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया का करीब 300 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर दिए थे। हमने आपको बताया कि भारत के पास 882 टन सोना था, तो उसमें से आधे से ज्यादा सोना, करीब 514 टन सोना विदेशी बैंक्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा गया है, और जो बचा करीब 300 टन सोना भारत के पास ही था। अब जब भारत अपना 100 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस मंगवा चुका है, तो भारत के पास 400 टन सोना हो चुका है, और फॉरेन बैंक्स में बचा 400 टन सोना है, जिसे धीरे धीरे भारत वापस लाता रहेगा।
भारत अपने 100 टन सोने को मुंबई और नागपुर स्थित अपने वॉल्ट्स में रखेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आरबीआई इतना सारा सोना फॉरेन बैंक्स में क्यों रखता है। फॉरेन बैंक्स में रखे हुए सोने से स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की जा सकती है और मुनाफा भी कमाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, आरबीआई इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड खरीदता रहता है और ये जो गोल्ड इंडिया में मंगवाया है, ये दिखाता है कि भारत आज वो देश है जो बोल्ड स्टेप्स लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हटता। और इतना ही नहीं, वो इतनी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड को देश के अंदर ही सेफली रख सकता है। और इतना ही नहीं, इसकी सेफ्टी के बदले जो पैसा अब तक वो इंग्लैंड को देता आ रहा था, अब वो उसे नहीं देना पड़ेगा। दरअसल किसी भी देश के अंदर किसी भी तरह के इकोनॉमी को मॉनेटरी एंड फिस्कल बेसिस पर चलाने का भार वहां के रिजर्व बैंक पर होता है। इसलिए स्टेप लेना भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था। केंद्रीय बैंकों के लिए सोने के भंडार में चेंजेस लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये देश को फाइनेंशियली मजबूती दे। रिजर्व बैंक अपने देशों के अंदर यूज होने वाली मॉनेटरी यानी अलग अलग मुद्राओं के लिए जिम्मेदार है और इन मुद्राओं की वैल्यू अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से बदल भी सकती है और बदलती रहती है। और लगातार यही बदलाव किसी भी देश को नुकसान ना पहुंचा दे, जिसके लिए हर बैंकों को अपने पास कुछ रिजर्व रखना जरूरी हो जाते हैं, जिसे कुछ कैश और गोल्ड की फॉर्म में रखा जाता है। अगर ये रिजर्व होते हैं तो जरूरत के समय बैंकों को ज्यादा से ज्यादा पैसा छापने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ करेंसी की वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन गोल्ड यानी सोना इन चीजों से परे है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जैसे क्राइसिस से बचने के लिए सोना आज हर एक देश के लिए मजबूत हथियार है। जितना ज्यादा रिजर्व उतनी ज्यादा सेफ्टी। बस यही एक वजह है कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ताकतवर देश इस सोने पर अपनी जान छिड़कते हैं। सिर्फ यही नहीं, गोल्ड रिजर्व देश की क्रेडिट वर्दीनेस और इकोनॉमिक स्टैंडिंग को बढ़ाने में भी जरूरी रोल प्ले करते हैं। अब आइए आपको एक बहुत ही पावरफुल एग्जांपल से समझाते हैं कि किसी भी देश के लिए सोने के रिजर्व का होना कितना जरूरी है। 1991 का पीरियड कौन नहीं जानता। भले ही कई देश इस साल को भूल जाए, लेकिन भारत के लिए कई खराब सालों में से ये एक था। भारत की इकोनॉमी दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। हमारे पास केवल और केवल 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स के पैसे ही बचे थे। विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 2 अरब डॉलर ही रह गया था। भारत इतने कर्ज में डूबा हुआ था कि उसे कई और कर्जों की जरूरत थी और जो पहले से कर्ज लिया हुआ था उसे चुकाने तक के पैसे नहीं थे। भारत डिफॉल्टर घोषित किए जाने के करीब था। अब इन सब मुसीबतों से निपटने के लिए भारत को अपना 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा, जिसमें से 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा गया और 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखा गया था। और करीब 600 मिलियन डॉलर्स का लोन भारत को मिला, जिसे बाद में चुका दिया गया। लोन चुकाने के बाद आरबीआई ने सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में ही रखा, पर इकोनॉमी फिर भी नहीं सुधर पाई। उस समय भारत को सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता था और वो चमत्कार था डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पर आखिर मनमोहन सिंह जी को नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने क्यों पड़े? जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब थी। उस समय 1991 से पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती थी और प्राइवेट इंडस्ट्री खोलना इतना आसान नहीं था। जो मेजर कंपनीज थी वो सरकारी थी और यही नहीं, अगर कोई नई कंपनी खोलनी होती थी तो सरकार निर्णय लिया करती थी कि उस कंपनी में उत्पादन कितना होगा, उस कंपनी में कितने लोग काम करेंगे, जिसे लाइसेंस परमिट राज कहा जाता था। यही कुछ एक कारण थे जिस वजह से भारत की इकोनॉमी खराब थी। इन सब से लड़ने के लिए 24 जुलाई 1991 को नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए और लाइसेंस राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस नई इकोनॉमी पॉलिसी में थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में कई सारी चीजें हुई, जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई तय करा करती थी वो रेट्स अब कमर्शियल बैंक्स भी तय कर सकते थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट लिमिट को 1 करोड़ कर दिया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स, मशीनरी इंपोर्ट करने की आजादी दी गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। प्राइवेट सेक्टर्स को काफी छूट दी गई। प्राइवेटाइजेशन में जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए खोला गया। पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रीज रिजर्वेशन 17 से लेकर 3 कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को और ग्लोबल ट्रेड के लिए खोल दिया गया। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटीज और टैरिफ्स को कम कर दिया गया। फॉरेन ट्रेड्स पर कंट्रोल्स को हटाया गया और इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी से भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ा। एलपीजी पॉलिसी ने भारत की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगी, भारत में एमएनसी सेटअप हुई, मोनोपोली धीरे धीरे खत्म हुई और भारत न केवल एक कर्जदार देश बनकर डूबने की कंडीशन से बाहर आया, बल्कि डेवलपमेंट के लिए लगातार आगे बढ़ता चला गया।
2024 तक आते आते इकोनॉमी ने काफी कुछ देखा। जैसे 2008 में रिसेशन आया, 5 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा था। उस समय भारत पूरी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट था और उस समय डोमेस्टिक फर्म्स का बूम आना धीरे धीरे शुरू हुआ। वहीं 8 साल बाद भारत ने काले धन से लड़ने वाली नोटबंदी देखी और एक कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ना शुरू किया। वहीं 4 साल बाद भारत ने कोविड से लड़ाई करी, पर 2022 में इकोनॉमी ने वापसी की और 1 साल के अंदर 2023 में 8.4% से जीडीपी बढ़ी और गोल्ड रिजर्व भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए। आरबीआई ने 2009 के समय आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 200 टन सोना खरीदा। 2018 से आरबीआई सोना खरीदता आ रहा है। पिछले साल ही आरबीआई ने 16 टन सोना खरीदा है और इस साल के पहले 4 महीनों में ही 19 टन सोना खरीद चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, पर पिछले 5 सालों से दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड ऐड कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह के फॉरेन रिस्क से बच सके। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। गोल्ड रिजर्व्स की दौड़ में सबसे आगे अमेरिका है। अकेले अमेरिका के पास दुनिया भर के देशों के पास रखे कुल सोने का करीब 75% भंडार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है। इसके बाद जर्मनी के पास 3,359 टन सोने का भंडार है और फिर इस रेस में इटली, फ्रांस, रूस, चीन भी हैं, जिनके पास 2,000 टन से अधिक गोल्ड रिजर्व्स है। अगर भारत की बात करें तो भारत इस दौड़ में 9वें स्थान पर है और हमारे पास करीब 822 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। जी हाँ, 100 टन सोना भारत में वापस आ रहा है, तो इससे भारत को क्या फायदे होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह कि यूके से 100 टन सोना वापस लाने से भारत दुनिया भर के देशों को भारत के इकोनॉमिक स्तर और पॉलिसी के बारे में पता लगता है और साथ ही साथ एक संदेश जाता है कि भारत अपने फॉरेन रिजर्व्स की रक्षा करना जानता है। दूसरा, 100 टन सोना वापस लाने से भारत अपनी फॉरेन देशों पर डिपेंडेंसी को और अपने जियोपॉलिटिकल खतरों को भी कम कर रहा है। तीसरा, भारत गोल्ड फ्रीज होने के रिस्क से बचना चाहता है। भारत का सोना भारत में ही रहेगा तो आरबीआई सोने की अच्छी तरीके से सिक्योरिटी कर पाएगा। चौथा, गोल्ड रिजर्व वापस आने से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी बढ़ाएंगी। सोना वापस आने से भारत की चांदी ही चांदी होगी। भारत का जो हर साल बैंक ऑफ इंग्लैंड को करोड़ों रुपए जाता है, उसमें भी गिरावट आएगी। ग्लोबल स्तर पर भारत अपनी पहचान बना सकता है और ऐसे समय में जब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की डिमांड ज्यादा है, तब आरबीआई देश में रखे हुए सोने को लोकल गोल्ड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और इस स्ट्रैटेजी से एक मजबूत लोकल सराफा बाजार भी बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।